नाउ अनदर टॉपिक जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज स्ट्रक्चर. अगेन आई रिपीट, अनदर टॉपिक कि जो आप ऑलरेडी C++ में पढ़ के आए हो, दैट इज स्ट्रक्चर. सो अब हम वो टॉपिक देखते हैं कि हम VB.NET के अंदर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं. राइट? ओके. What is structure? We can say it is a collection of variables of different data type. Right? Again I repeat, what is structure? We can say it is a collection of variables of different data type. Right? और अगर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, अगर आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. And with the help of this structure, we can say that we are able to create a new user defined data type. Because जो स्ट्रक्चर के साथ हम जो स्ट्रक्चर नेम लिखते हैं वो बिल्ट इन नेम नहीं होता है, वो यूजर डिफाइंड नेम होता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का यूज करके हम न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं. राइट? और ये स्ट्रक्चर हम कोई भी मॉड्यूल के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर क्लास के बाहर हम क्रिएट कर सकते हैं. राइट? ओके. सो स्ट्रक्चर की सिंटेक्स देखते हैं. पहले हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर, दैट इज पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड. जो भी मॉडिफायर हमें यहाँ पे देना है वो हम लिखेंगे. उसके बाद स्ट्रक्चर इज द कीवर्ड के जिसका यूज करके हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. एंड स्ट्रक्ट नेम इज द यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर नेम के जो हम ये स्ट्रक्चर को देंगे. उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट होगा, तो उसके अंदर डिम कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड मोर प्रिसाइज VB.NET के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हो. अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, VB.NET के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हो. मतलब सब रूटीन एंड फंक्शन आप VB.NET के अंदर लिख सकते हो. राइट? एंड इट विल एंड विथ एंड स्ट्रक्चर. मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो जाएगा. राइट? सो दिस इज द सिंटेक्स. एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया. सो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, डीम एम्प्लॉय नंबर एज इंटीजर, डीम नेम एज स्ट्रिंग एंड डीम एक्सपीरियंस एज सिंगल. मतलब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए विद इन स्ट्रक्चर एम्प्लॉय. राइट? एंड यहाँ पे मैंने लिखा एंड स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैंने अभी कोई भी प्रोसीजर डिक्लेयर नहीं की है. राइट? सिर्फ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं. ओके. नेक्स्ट, अब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बना सकते हैं. राइट? अगर मुझे स्ट्रक्चर को यूज करना है तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा. तो उसकी सिंटेक्स क्या है? जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसी ही सिंटेक्स है. दैट इज डीम वेरिएबल एज स्ट्रक्चर नेम. राइट? सो एग्जांपल देखें तो डीम emp1 एज एम्प्लॉय. मतलब हमने यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया, राइट, उसका यहाँ पे emp1 हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ डीम स्टेटमेंट. ओके. सो दिस इज हाउ कि आप कैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो. अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल्स है या फिर प्रोसीजर है उसे अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल है, प्रोसीजर है, अगर आपको उसे एक्सेस करना है, मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर्स को आपको एक्सेस करना है तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, अगर आपको स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो. कैसे? स्ट्रक्चर नेम डॉट वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू. राइट? अगर हम एग्जांपल देखें तो emp1 dot employee number is equal to 1, emp1 dot employee number is equal to, within double quotation we have to specify the name because name is of string data type, right? And emp1 experience is equal to 4.5 because हमने यहाँ पे experience single में declare किया है तो हम यहाँ पे floating point value भी दे सकते हैं. So students, this is how कि आप कैसे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो with the help of structure name dot and that particular member name, right? Okay. Next, अगर आपको स्ट्रक्चर का एरे बनाना है then that is also possible. Again I repeat, अगर आपको स्ट्रक्चर का एरे बनाना है then that is also possible. कैसे? जैसे हम सिंपल एरे बनाते हैं, likewise हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर का एरे बनाना है. So here is the syntax. dim वेरिएबल नेम विद इन पैरेंथेसिस हम सबस्क्रिप्ट असाइन करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे असाइन करेंगे एज क्लॉज.
एंड उसके साथ हम लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम। सो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल मतलब डेटा टाइप के एरे बनाते थे, लाइकवाइज हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी एरे बना सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल, dim emp1 within parenthesis 20 as employee। सो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एरे डिक्लेयर किया ऑफ 20, मतलब यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 21 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 20 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, राइट। और अगर मुझे एरे में से वैल्यू एक्सेस करनी है या फिर एरे में से मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? emp1 within parenthesis 1 मतलब first element dot employee number is equal to 1, emp1 within parenthesis 1 dot name is equal to within double quotation वो name, emp1 within parenthesis 1 dot experience is equal to 4.5, मतलब जो first एलिमेंट होगा विद इन दिस एरे उसके जो जितने भी मेंबर्स है स्ट्रक्चर के उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, राइट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, एज यूजुअल हम ये स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस मैंने ऑलरेडी एक विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाई है। अगेन आई रिपीट, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाई है, मतलब पहले जैसे हम बनाते थे प्रोजेक्ट वैसे ही मैंने बनाया है। दैट इज न्यू प्रोजेक्ट के अंदर विंडोज सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से और मिडल पेन में से विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो ये प्रोजेक्ट का नेम मैंने दिया है दैट इज PROJ स्ट्रक्चर EMPEX। अगेन आई रिपीट, ये प्रोजेक्ट का नेम मैंने दिया है PROJ स्ट्रक्चर EMPEX, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपको स्ट्रक्चर यूज करना है तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। सो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कोड फाइल यूज कर सकते हो या फिर मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो, राइट। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि जिसके अंदर हम मॉड्यूल यूज करेंगे, लेकिन अभी हम कोड फाइल का यूज करेंगे। और कोड फाइल आप प्रोजेक्ट के अंदर कैसे ला सकते हो? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट। जैसे आप न्यू आइटम करोगे, यहाँ पे कॉमन आइटम्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कोड। कोड के अंदर यहाँ पे देखिए इट इज कोड फाइल। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कॉमन आइटम्स में आपको सिलेक्ट करना है कोड, यहाँ पे जो लिस्ट आएगा उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कोड फाइल। आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड बटन। जैसे आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करोगे स्टूडेंट, आपको एक ब्लैंक फाइल मिलेगी। अगेन आई रिपीट, आपको एक ब्लैंक फाइल मिलेगी और ये ब्लैंक फाइल के अंदर आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, आप ये ब्लैंक फाइल के अंदर आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ऐसी एक ब्लैंक फाइल होगी, वहां पे आप इस हिसाब से पब्लिक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय उस हिसाब से टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर को यूज करना है तो पहले हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रक्चर हम कोड फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो एक्सेस मॉडिफायर मैंने यहाँ पे यूज किया है पब्लिक, स्ट्रक्चर इज द कीवर्ड एंड एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ यूजर डिफाइंड नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए दैट इज एम्प्लॉय नंबर एज इंटीजर, नेम एज स्ट्रिंग एंड एक्सपीरियंस एज सिंगल। ये तो आपको पता ही है कि आप कैसे मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया कि VB.NET के अंदर आप सबरूटीन एंड फंक्शन भी स्ट्रक्चर के अंदर बना सकते हो। सो वही चीज हमने यहाँ पे की है, राइट। ओके, नाउ द फर्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है सब न्यू। स्टूडेंट्स, VB.NET के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो वहां पे आपको क्लास का नेम नहीं लिखना है, आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है। अगेन आई रिपीट, अगर VB.NET के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, मतलब कंस्ट्रक्टर को बनाना है, राइट, तो आपको यहाँ पे क्लास का नेम नहीं आएगा या फिर स्ट्रक्चर का नेम नहीं आएगा, आपको न्यू कीवर्ड का ही यूज करना है टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर, टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, राइट।
सो यहाँ पे सब न्यू, मतलब ये यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया है तो ये स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। उसके अंदर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, दैट इज NO दैट इज फॉर एम्प्लॉय नंबर विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, NM दैट इज ऑफ स्ट्रिंग नेम के लिए, एंड EX दैट इज ऑफ सिंगल फॉर एक्सपीरियंस के लिए। सो दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिकॉज मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हैं। अब यही पैरामीटर्स का यूज करके ये जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स है, राइट, उसे मैं इनिशियलाइज कर दूंगी। तो मैंने NO को EMP-NO के अंदर असाइन कर दिया, NM को नेम के अंदर असाइन कर दिया, एंड EX को एक्सपीरियंस के अंदर असाइन कर दिया। मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करके स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल एज अ मेंबर्स है उसके अंदर मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, राइट। सो दिस इज वन वे कि आप कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब कीवर्ड दैट इज सब रूटीन, राइट। ओके, अनदर, मैंने यहाँ पे एक दूसरा सब रूटीन बनाया है और उसका नेम मैंने दिया है दैट इज सेट वैल्यू। ऑब्वियसली एज इट इज सब रूटीन तो सब कीवर्ड का यूज किया, सेट वैल्यू। यहाँ पे मैंने स्टैटिक वैल्यू दे दी है दैट इज एम्प्लॉय नंबर के अंदर 1, नेम के अंदर अगेन डबल कोटेशन के अंदर आपको नेम असाइन करना है, एंड एक्सपीरियंस दैट इज 4.5। सो स्टैटिक वैल्यू मैंने ये सेट वैल्यू फंक्शन का यूज करके असाइन कर दी। एंड बाय द एंड मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है दैट इज गेट नेम, मतलब मुझे सारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल में से मुझे सिर्फ नेम चाहिए, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है गेट नेम दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे रिटर्न नेम करवाया। ये नेम मतलब ये जो स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल है वो उसका जो नेम होगा, वैल्यू होगी, वो यहाँ से रिटर्न करेगा। सो फंक्शन है तो एंड फंक्शन, एंड यहाँ पे एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया वो स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो गया, राइट। आपको ऑलरेडी पता है सब रूटीन क्या है, आपको ऑलरेडी पता है फंक्शन क्या है, आपको ऑलरेडी ये भी पता है कि स्ट्रक्चर क्या है। ओनली द न्यू थिंग इज दैट कि यहाँ पे VB.NET के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दैट ऑब्वियसली मुझे ये स्ट्रक्चर को यूज करना है, ये विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन है तो मुझे फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, तो मैं ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकती हूँ, राइट। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है दैट इज फॉर्म 1, राइट। फॉर्म के ऊपर मैंने कंट्रोल्स रखे हैं। फर्स्ट इज लेबल कंट्रोल, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिखा है एम्प्लॉय नंबर, आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो। ये दूसरा लेबल कंट्रोल है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है नेम। तीसरा लेबल कंट्रोल है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है एक्सपीरियंस। अब ये 3 वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं, राइट। सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी मैंने क्या सेट की है दैट इज TXT EMP-NO, दैट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है दैट इज TXT नेम। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है दैट इज TXT EXP दैट इज फॉर एक्सपीरियंस, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, सेट वैल्यू सब रूटीन बनाया है, गेट नेम फंक्शन बनाया है, उसे कॉल करना है तो ही मैं उसे एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 बटन्स ले लिए हैं, राइट। फर्स्ट इज सेट वैल्यू, सेकंड इज गेट नेम, and third is set, right? Third is set. Okay, so let's do one thing. पहले जो set value बटन है उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn set value, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है set value। सेकंड बटन है उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn get, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है get name। थर्ड बटन है उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn set, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी है set, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यूजर जब भी इसके अंदर वैल्यू एंटर करेगा तो मुझे वो सेट वैल्यू गेट नेम फंक्शन को सब रूटीन को कॉल करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक भी तो एक सब रूटीन बनाया है कि जिसके अंदर ये स्टैटिक वैल्यू जाएगी, राइट। तो उसे भी मुझे कॉल करना है, मतलब ये मुझे ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, सेट वैल्यू सब रूटीन कॉल करनी है, गेट नेम फंक्शन कॉल करना है। तो उसके रिलेटेड मुझे ये 3 बटन्स है उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे कोड है उसका, मैंने तीनों बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर कोड लिखा है, राइट।
फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्म के अंदर सी पब्लिक क्लास फॉर्म 1, उसके नीचे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज E1। सी हमने यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनाया है, राइट। सो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्लास फॉर्म 1 के नीचे वही एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज E1, राइट। नाउ ओवर हियर इट इज E1, मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है, मतलब उसको अभी मेमोरी एलोकेट नहीं की है। एंड वी नो कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है विच इज ओवर हियर, तो हमें वहां पे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो btn सेट बटन है, मतलब ये बटन थर्ड बटन, अगेन आई रिपीट, ये जो थर्ड बटन है दैट इज सेट बटन, उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने क्या किया, वो जो E1 यहाँ पे मैंने रेफरेंस क्रिएट किया था इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके उसको मेमोरी एलोकेट की, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का यूज किया। जब भी मैं इस हिसाब से लिखूंगी ऑब्वियसली ये वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो मुझे इसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दैट इज एम्प्लॉय नंबर, ऑब्वियसली उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए CINT फंक्शन का यूज किया, कॉमा नेम है वो तो डायरेक्ट ही हम पास कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक्सपीरियंस आएगा और वो सिंगल डेटा टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे CSNG फंक्शन का यूज किया, मतलब मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वैल्यूज पास कर दी। और वो कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल करेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया और स्ट्रक्चर नेम मैंने यहाँ पे यूज किया, मतलब एक्सप्लिसिटली ये जो E1 वेरिएबल है स्ट्रक्चर का उसको न्यू कीवर्ड का यूज करके मैंने मेमोरी एलोकेट की। मतलब ये सेट बटन का यूज करके जो वैल्यूज यूजर ये टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा वो मैंने पर्टिकुलर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के ये 3 वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, राइट। ओके, आफ्टर दैट मुझे अगर नई वैल्यू इनपुट करवानी है तो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा txt mpno.text is equal to empty double quotation, likewise txt name.text is equal to empty double quotation and txt experience.text is equal to empty double quotation। एंड आफ्टर दैट मैंने सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया दैट वैल्यू सेट, मतलब पता तो चलना चाहिए ना कि वैल्यू सेट हो चुकी है, राइट। इसीलिए मैंने सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर दिया वैल्यू सेट, राइट। ओके, सो यूजर जो यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो मैंने सेट कर दी। अब मुझे नेम गेट करवाना है, तो ऑब्वियसली ये गेट नेम बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा। सो गेट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर सिंपल मैंने क्या किया है, मैसेज बॉक्स के अंदर E1 दैट इज द वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय, उसकी गेट नेम जो फंक्शन था इट इज ओवर हियर, सी गेट नेम फंक्शन है उसे मैंने कॉल करवाया। ये गेट नेम फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, नेम रिटर्न करेगा। नेम हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से हमने इनिशियलाइज किया है अभी, राइट। तो वो यहाँ से वो रिटर्न करेगा, राइट, और वो मैसेज बॉक्स में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब मैसेज बॉक्स की शो फंक्शन के अंदर, शो मेथड के अंदर E1 वेरिएबल विच इज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, उसकी गेट नेम जो फंक्शन था वो मैंने कॉल किया, राइट। एंड बाय द एंड मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो सेट वैल्यू, मतलब मैंने ये सिंपल स्टैटिक सब रूटीन बनाया है जिसके अंदर ये स्टैटिक वैल्यू पास होगी, राइट, वो मुझे कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो बटन है, राइट, उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने वो कॉल करवा दिया, दैट इज सेट वैल्यू फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है, राइट। और वो सेट वैल्यू फंक्शन वो E1 दैट इज वेरिएबल उसके ऊपर से कॉल होगा और सिंपल वो वैल्यू सेट हो गई है वो हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट बटन है, राइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, और ये जो थर्ड बटन है उसका यूज करके सिंपल हम ये जो स्टैटिक है, राइट, ये स्टैटिक सब रूटीन मतलब स्टैटिक वैल्यू हमने जो असाइन की है वो हम कॉल करेंगे, राइट।
ऑलराइट, सो हमारे पास स्ट्रक्चर भी रेडी है, डिजाइन भी रेडी है, और उसे स्ट्रक्चर को कॉल करने के लिए कोड भी हमारा हमने लिख दिया है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सी, फॉर्म डिस्प्ले हुआ। बाय डिफॉल्ट हम पहले यहाँ पे देते हैं 1, फिर मैं देती हूँ फॉर एग्जांपल ABC, एक्सपीरियंस में देती हूँ 4.8, एंड मैं सेट वैल्यू बटन के ऊपर कॉल करती हूँ, सी सेट वैल्यू। सो यहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले आया वैल्यू सेट, मतलब वैल्यू सेट हो चुकी है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। ओके बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। अब मैं गेट नेम बटन को क्लिक करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ABC। सी, मैंने गेट नेम बटन के ऊपर क्लिक किया तो यूजर ने यहाँ पे ABC एज अ नेम एंटर किया था, वो मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर मिल रहा है। इन शॉर्ट, ये कंस्ट्रक्टर का यूज करके यूजर ने जो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यू दी थी वो हमने एम्प्लॉय के वेरिएबल के अंदर सेट कर दी थी, एंड हमने गेट नेम फंक्शन का कॉल करके वो डिस्प्ले भी की। अब सिंपल हम ये सेट बटन को क्लिक करेंगे, वो स्टैटिक वैल्यू जो हमने वहां पे असाइन की है वो असाइन करेगा। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सो वैल्यू सेट, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, मतलब स्टैटिक वैल्यू सेट हो गई, राइट। मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। अब मैं गेट नेम बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो जो स्टैटिक नेम मैंने वहां पे सेट किया था वो मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मिल रहा है, ABC नहीं मिल रहा है, राइट। जो स्टैटिक नेम हमने यहाँ पे सेट किया था वो हमें गेट नेम फंक्शन रिटर्न कर रहा है, बिकॉज हमने ये सेट बटन के ऊपर क्लिक किया था, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कंस्ट्रक्टर, सब रूटीन, फंक्शन बना सकते हो, एंड आफ्टर दैट उसे फॉर्म के ऊपर कॉल भी कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे ये स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, राइट। स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है कि जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को कंसोल एप्लीकेशन में बनाया है, राइट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो आज ये लेक्चर में कंसोल एप्लीकेशन और स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट मैंने करवाया उसके अंदर अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।